राष्ट्रवाद, एक ऐसा आइडिया, एक ऐसी सोच जिसने पूरे यूरोप का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो आज हम इसी कहानी को समझने वाले हैं। ये आइडिया आया कहाँ से, कैसे ये आग की तरह फैला, और सबसे जरूरी, इसने हमारी आज की दुनिया को कैसे बनाया। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक सपने से। ये सपना देखा था एक आर्टिस्ट ने, फ्रेडरिक सोरियो ने। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की, एक ऐसी तस्वीर बनाई, और ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत भविष्य का नजरिया था। एक ऐसी दुनिया जहां देश सरहदों से नहीं, बल्कि आज़ादी और एकता जैसे उसूलों से जुड़े हों। तो सोरियो के लिए राष्ट्रवाद का मतलब क्या था? इसका सीधा सा मतलब था राजा महाराजाओं के राज से आज़ादी, और ऐसे देशों का बनना जिन्हें वहां के नागरिक यानी आम लोग चलाएं। ये एक बहुत बहुत पावरफुल सपना था, जिसने आगे चलकर न जाने कितने आंदोलनों को जन्म दिया। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। 19वीं सदी से पहले तो लोग खुद को किसी राजा या किसी साम्राज्य की प्रजा मानते थे, किसी देश का नागरिक नहीं। तो फिर ये सब बदला कैसे? आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोग खुद को प्रजा की जगह एक राष्ट्र का नागरिक समझने लगे? बस यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब हमें मिलता है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसने न सिर्फ फ्रांस को बल्कि पूरे के पूरे यूरोप को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसी क्रांति ने, आप कह सकते हैं, आज के मॉडर्न देश की नींव रखी। अच्छा, तो क्रांतिकारियों ने किया क्या? उन्होंने बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ठोस कदम उठाए। एक नया झंडा बनाया, एक नया राष्ट्रगान ला मार्सेज तैयार किया, पूरे देश के लिए एक भाषा चुनी, फ्रेंच। मतलब एक कॉमन आइडेंटिटी, एक साझा पहचान बनाने की पूरी कोशिश की गई। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने लोगों को प्रजा से नागरिक बना दिया, वो नागरिक जिनके पास अधिकार भी थे और कर्तव्य भी। और फिर इसी दौर में एंट्री होती है नेपोलियन की। अब मजे की बात देखिए, नेपोलियन था तो एक सम्राट, लेकिन जब वो एक के बाद एक देश जीत रहा था, तो अनजाने में ही वो क्रांति के आइडियाज भी पूरे यूरोप में फैला रहा था। खास तौर पर ये आइडिया कि कानून के सामने सब बराबर हैं। यही तो उसके मशहूर नेपोलियन कोड का सार था। तो फ्रांसीसी क्रांति ने एक बीज तो बो दिया था, लेकिन इस बीज को पौधा बनाने और फिर इसे पूरे यूरोप में फैलाने का काम दो बड़े मूवमेंट्स ने किया, लिबरलिज्म यानी उदारवाद और रोमांटिसिज्म यानी रोमानियत। चलिए समझते हैं कि इन दोनों ने मिलकर राष्ट्रवाद की इस आग में घी डालने का काम कैसे किया। देखिए, एक तरफ था लिबरलिज्म, ये मिडिल क्लास का मूवमेंट था। ये लोग क्या चाहते थे? व्यक्तिगत आज़ादी, कानून के सामने बराबरी और एक संविधान। दूसरी तरफ था रोमांटिसिज्म, इसे चला रहे थे आर्टिस्ट और कवि। इनका जोर था भावनाओं पर, लोक कथाओं पर, गीतों पर, मतलब एक कॉमन कल्चर के जरिए देश की आत्मा को जगाने पर। तो आप कह सकते हैं, एक ने दिमाग पर जोर दिया तो दूसरे ने दिल। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। 1830 से 1848 के बीच पूरे यूरोप में क्रांतियों की एक लहर सी आ गई। पर जो पुरानी व्यवस्था थी, जो राजा महाराजा थे, जो साम्राज्य थे, वो इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने इन सभी विद्रोहों को बड़ी ही बेरहमी से कुचल दिया। तो अब एक नया सवाल खड़ा हो गया। एक आइडिया तो फैल चुका था, लेकिन वो अभी भी सिर्फ एक आइडिया ही था, एक एहसास था। इस एहसास को, इस भावना को एक असल देश में कैसे बदला जाए? मतलब नक्शे पर लकीरें कैसे खींची जाएं? इसका जवाब ऊंची ऊंची बातों या आदर्शों में नहीं मिला। इसका जवाब मिला ताकत में। जी हाँ, ताकत में, युद्ध और रणनीति में। जर्मनी और इटली का एकीकरण, ये दो कहानियां हमें यही सिखाती हैं कि देश अक्सर मीठे भाषणों से नहीं, बल्कि लोहे और खून से बनते हैं। भाषणों और बहुमत के फैसलों से नहीं, बल्कि लोहे और खून से। ये शब्द हैं प्रशिया के चांसलर ओटो वॉन बिस्मार्क के। और ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनकी पूरी पॉलिसी थी। एक क्रूर लेकिन जबरदस्त असरदार पॉलिसी। उनका मैसेज एकदम क्लियर था, एकता बातों से नहीं, ताकत से आएगी। और ये रहा बिस्मार्क की लोहे और खून वाली पॉलिसी का एक्शन प्लान। सोच समझकर एक के बाद एक 3 युद्ध छिड़े गए, पहले डेनमार्क से, फिर ऑस्ट्रिया से और आखिर में फ्रांस से। हर जीत के साथ प्रशिया और ताकतवर होता गया, और जो छोटे छोटे बिखरे हुए जर्मन राज्य थे, वो एक झंडे के नीचे आते गए।
और नतीजा 1871 में फ्रांस को हराने के बाद वर्साय के मशहूर महल में, जी हाँ वही महल जो कभी फ्रांसीसी राजाओं की शान हुआ करता था, उसी महल में एक मुत्तहिद जर्मनी के सम्राट का ऐलान किया गया। सोचिए कितना बड़ा सिंबॉलिक मोमेंट था ये ऐलान था कि पुरानी दुनिया अब खत्म हो चुकी। अब जरा इटली की कहानी देखते हैं। ये थोड़ी अलग है। यहाँ एक नहीं बल्कि 3 हीरो थे। पहले ग्युसेप्पे मैत्सीनी, जिन्हें हम कह सकते हैं इटली की आत्मा। उन्होंने एक मुत्तहिद इटली का सपना लोगों के दिलों में जगाया। फिर थे काउंट केवूर, इटली का दिमाग, एक जबरदस्त डिप्लोमैट जिन्होंने अपनी राजनीतिक चालों से उत्तरी इटली को जोड़ा। और आखिर में ग्युसेप्पे गैरिबाल्डी, इटली की तलवार, जिन्होंने अपनी रेड शर्ट्स आर्मी के साथ दक्षिणी इटली को जीता। इन तीनों ने मिलकर इटली को एक देश बनाया। तो इन तीनों की मिली-जुली कोशिशों का नतीजा ये निकला कि 1861 तक इटली एक हो चुका था और विक्टर इमैनुअल द्वितीय को इस नए एकीकृत इटली का पहला राजा बनाया गया। तो अभी तक हमने क्या देखा? यही कि राष्ट्रवाद ने बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर देश बनाए, जर्मनी, इटली। लेकिन क्या कहानी का सिर्फ यही एक पहलू है? क्या ये मुमकिन है कि एकता का यही पावरफुल आइडिया बंटवारे का बीज भी बो सकता है? और यहीं से कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है। एकता का वो आइडिया जो देश बना रहा था, अब वही आइडिया टकराव, साम्राज्यवाद और एक ऐसी तबाही का कारण बनने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये है बाल्कन का इलाका। इसे यूरोप का बारूद खाना भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ राष्ट्रवाद ने जोड़ने का नहीं, तोड़ने का काम किया। यहाँ कई अलग अलग नस्लीय समूह रहते थे और राष्ट्रवाद की लहर में हर समूह अपना अलग देश बनाने की मांग करने लगा। और इस आग में घी डालने का काम कर रही थीं यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतें, जो अपने फायदे के लिए इस तनाव को और हवा दे रही थीं। नतीजा, हालात और भी ज्यादा विस्फोटक हो गए। 1914 बाल्कन में लगी राष्ट्रवाद की वही चिंगारी एक ऐसी भयानक आग में बदल गई जिसने पूरे यूरोप को और फिर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। जो आइडिया एक खूबसूरत सपने, एकता के सपने से शुरू हुआ था, वही दुनिया की पहली ग्लोबल जंग यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह बना। तो फ्रेडरिक सोर्यू के एकता के सपने से लेकर पहले विश्व युद्ध की भयंकर तबाही तक राष्ट्रवाद एक दो-धारी तलवार साबित हुआ। ये जोड़ता भी है और तोड़ता भी है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज हमारी दुनिया में राष्ट्रवाद क्या भूमिका निभा रहा है। क्या वो दुनिया को बना रहा है या बिगाड़ रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आज भी इतिहास में ही खोजना पड़ता है।